हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 में पावर एंड एनर्जी को। इससे पहले जो था हमने वर्क को डिस्कस किया कि वर्क क्या होता है, टाइप्स क्या हैं और कैसे वर्क जो है कंजर्व रहता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास पावर। पावर क्या है हमारे पास? सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने पहले भी किया है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो वही सेम डेफिनेशन रहेगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो फॉर्मूला बनता है आपके पास P इज इक्वल टू W अपॉन में T। सिंपल बेसिक कंसेप्ट। जो नई चीज आपको सुनने में आएगी, जो नई टर्म आप यहां पर सुन सकते हो, वो है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर? हमने ये वर्ड पहले भी सुना है इंस्टेंटेनियस, जब हमने यूनिट नंबर 2 की थी 11th क्लास की ही। वहां पर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सुना था। इसका मीनिंग होता है कि जब आप किसी क्वांटिटी को किसी इंस्टेंट पर मेजर करते हो। इंस्टेंट का मीनिंग है कि मान लो आप सिर्फ एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए ही आपने वो चीज मेजर की, उसके अलावा आपने उसका कुछ भी वेरिएशन नोट नहीं किया। अगर कोई इंजन सुबह से शाम तक चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, लेकिन आपने उस पर ध्यान ना देके आप गए और आपने फटाफट एक बार उसकी रीडिंग देखी और चले गए वहां से, तो वो 24 घंटे काम करता है, लेकिन आपने उसकी रीडिंग एक सेकंड के लिए नोट की, जाके बस देखी और उसको बंद कर दिया। तो ये जो आपने नोटिस किया, ये उसका इंस्टेंटेनियस पावर था। क्योंकि टोटल पावर तो आप सारे दिन की वर्किंग से पता लगा सकते हो, पर आपने किसी इंस्टेंट पे ही उसका वर्क देखा, तो इसलिए आपने उसको बोला इंस्टेंटेनियस पावर। क्योंकि आपने अब पावर को जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए नोटिस किया है, एक सेकंड के लिए नोटिस किया है, तो इसलिए टाइम अगर स्मॉल होगा तो पावर भी आपको कितनी दिखाई देगी? स्मॉल पावर वहां पर आएगी। तो इसलिए जो इंस्टेंटेनियस होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है P इज इक्वल टू dW अपॉन में dt। स्मॉल टाइम में स्मॉल वर्क आपने नोटिस किया तो वहां से पावर आपके पास आ जाएगी। अब dW का एक फॉर्मूला हम कर चुके हैं वर्क के कंसेप्ट में, आपने इसको पढ़ा हुआ है। ये इक्वल होता है FdS। स्मॉल वर्क जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैरी किया जाए तो, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि बीच में डॉट लगी हुई है तो आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ds अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो वेलोसिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो इनके बीच में भी डॉट ही रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। अब v हटा दीजिए, सॉरी डॉट हटा दीजिए, अब आ जाएगा fv cos थीटा। डॉट हटाने पर आपके पास क्या आ जाता है? cos थीटा आ जाता है। तो नया फॉर्मूला आ गया आपके पास पावर का। जो आपने पढ़ा हुआ है बेसिक, वो तो था वर्क अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब जो फॉर्मूला आपके पास आ गया वो आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू cos थीटा। ये नया फॉर्मूला आ गया, जो कहां से मिला आपको? इंस्टेंटेनियस पावर से। अब बात करते हैं यूनिट की। ऐसा यूनिट हमारे पास पावर की है वाट। पढ़ा हुआ है सब आपने, वाट जो है इसकी SI यूनिट रहती है हमारे पास। और एक्सप्लेन करना हो वाट को तो बहुत बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ लिया। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। डायमेंशन फॉर्मूला आप इसका निकाल ही लोगे। अब देखिए, अच्छा एक चीज और आपको कंपैरिजन एक पता हो, ताकि कई बार मशीन्स के केस में आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान रहे आपको। शॉर्टर द टाइम इंटरवल ऑफ वर्क डन, मोर विल बी द पावर, ग्रेटर द पावर। जितना टाइम कम लेती है कोई मशीन काम करने में, उतनी ज्यादा उसकी पावर होती है।
time and power are inversely proportional to each other. Less the time, more the power. More the time, less the power. अगर काम फिक्स कर दें, काम ये है कि यहाँ इस क्लास से बच्चे को बेंच को सिर पे उठाना है और वो बाहर जो मेन आपका स्कूल का गेट है वहां तक लेके जाना है, काम तो फिक्स हो गया। अब अगर एक बच्चा 5 मिनट लगाता है बेंच को लेके जाने में और दूसरा 2 मिनट लगाता है, तो इसका मीनिंग है पावर उसकी ज्यादा है जिसने 2 मिनट लगे। तो इफ वर्क इज फिक्स देन ग्रेटर द टाइम लेस विल बी पावर, शॉर्टर द टाइम मोर विल बी पावर। ये आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। ये था हमारे पास इस चैप्टर में पावर का कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइटल जो हमने लिख रखा है, वो है एनर्जी। देखिए, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। सिंपल वही डेफिनेशन जो आपने पढ़ी हुई है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या फिर इज मेजर ऑफ एनर्जी। या तो वो एनर्जी को मेजर करती है या वो एनर्जी बताती है आपके पास। देखिए, यूनिट क्या होगी एनर्जी की, वही सिंपल जो आपके पास वर्क की थी। ऐसा यूनिट जो है आपके पास वो है जूल, और छोटी यूनिट है आपके पास अर्ज, क्योंकि वर्क की भी अर्ज थी तो ये सेम है। ERG आपके पास रिलेशन भी आपको पता है। अब एनर्जी हमारे पास सिर्फ ये एक डेफिनेशन में खत्म नहीं होती। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सराउंडिंग अस। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म है हमारे पास। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम जिस एनर्जी की बात करना चाह रहे हैं वो है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग है जो मैकेनिक मीन्स से पैदा होती है। मैकेनिक मीन्स का मीनिंग है कि किसी के मोशन से, कहीं फोर्स लगने से, कहीं वर्क होने से, इन सब चीजों से जो एनर्जी पैदा होती है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी which produce in mechanical means, one is kinetic energy and another one is potential energy। तो जो दो हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं वो है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। यही दो एनर्जी मैकेनिकल काम करती हैं कि एक अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बॉडी का वर्क बताती है, कैपेसिटी बताती है, और दूसरी जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके हिसाब से बताती है। आपने बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ रखी है कि एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पहली एनर्जी अब हम करने जा रहे हैं वो आप हेडिंग डाल सकते हो, वो है काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, वही सेम डेफिनेशन जो मैं आपको बताई। एनर्जी possessed by a body during its motion is called काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तब जो एनर्जी वो पजेस करती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जैसे बुलेट अगर आपने फायर की तो बुलेट जो एनर्जी लेके चल रही है वो एनर्जी क्या है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी है। यूनिट की बात करें तो चाहे कोई भी फॉर्म आप ले लो एनर्जी की, यूनिट सबकी क्या रहती है, जूल रहती है। रही बात फॉर्मूले की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला किया हुआ है, सिर्फ किया है। अब हम ड्राइव करेंगे कि ये आया कहां से, ये बना कहां से। तो अब नीचे लिख लीजिए डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की
काइनेटिक एनर्जी का हम एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक बॉडी हमने कंसीडर कर ली है, बॉडी अभी यहाँ पर रेस्ट पर पड़ी है, इसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 और ये पोजीशन है इसकी a। कुछ देर के बाद हमने इस पर एक फोर्स लगाई F इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन ये और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ये, और ये बॉडी यहाँ पर पहुंच गई पोजीशन B पर। मास अभी भी m ही रहेगा पर वेलोसिटी क्या हो चुकी है v, इनिशियल u फाइनल v, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो है s। दोबारा देख लीजिए, बॉडी रेस्ट पे पड़ी थी a पोजीशन पर, मास उसका m था, इनिशियल वेलोसिटी 0। आपने जैसे ही फोर्स लगाई तो एक्सीलरेशन a हो गया, वेलोसिटी v हो गई और वो पहुंच गई b पोजीशन पर। यहाँ वेलोसिटी 0 थी पर यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, वो मोशन में है बॉडी आगे, और डिस्टेंस जो b तक उसने कवर किया वो है s हमारे पास। इसको यूज करना है हमें यहाँ पर। अब देखिए कितना वर्क हुआ होगा a से b तक मूव कराने के लिए, वो हमने नोटिस करना है। तो देखिए वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम A to B, वो वर्क इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डॉट हटाऊंगा तो cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा का मीनिंग है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी कि दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। और cos की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 0 पुट करें थीटा की, तो cos 0 इक्वल होता है 1। तो ये फॉर्मूला सिंपल हो गया F इंटू S। अभी हमने जस्ट वेक्टर से स्केलर फॉर्म में लिखा है इसको। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये आ गया साथ में S। लेकिन जो रिजल्ट आपके पास आया है वो अभी भी इस फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्मूला आपने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ रखा। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, मोशन हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी आएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि v स्क्वायर इक्वल होता है माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये पढ़ा है आपने। सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है। According to this situation, initial velocity is 0, u की वैल्यू 0 हो गई, तो ये रह गया v square is equals to 2as। Now यहाँ पर वैल्यू किसकी पुट होगी, इन तीनों में से s की। s की वैल्यू क्या है, v square अपॉन में 2a। ये 2a अपॉन में आ गया, तो ये आ गई किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। यहाँ पुट करिए m a, s की जगह रख दी आपने v स्क्वायर अपॉन में 2a, a से a कैंसिल आउट, ये आ गया हाफ m v स्क्वायर, और ये वर्क डन है, और यही वर्क डन स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म। ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन। अच्छा, यही डेरिवेशन 9th क्लास में भी था, अगर आपको याद नहीं है तो आप मान लीजिए कि ये था। Then what is the difference between class 9 and class 11 if we are doing the same topic in both classes? There is a difference. The difference is in 9th class you are solving this expression and finding the formula half mv square just by this diagram of a motion. But in class 11th we have a separate method also known as calculus method. You did this method in finding the equation of motions in unit second. Again we can use this method to find the value of kinetic energy equals to half mv square, और हम करेंगे उसको ताकि आपको वो मेथड भी आए। हो सकता है एग्जाम में आपको स्पेशली मेंशन कर दे
ड्राइव द रिलेशन या ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द कैलकुलस मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलस मेथड से आप हाफ mv² कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लिख सकते हो हेडिंग कैलकुलस मेथड डेरिवेशन। Let's consider this body A covers a small displacement ds। पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करने से पहले हम मान लेते हैं कि इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा है, फोर्स तो F लग रही है, तो फिर वर्क क्या हुआ होगा? थोड़ा हुआ होगा, क्योंकि कैलकुलस मेथड आपको पता है थोड़े को ज्यादा किया जाता है। पहले छोटी छोटी चीजें ली जाती हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है। तो देख लीजिए, यहां हम लिखेंगे स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। स्मॉल थोड़ा सा अपने बॉडी को डिस्प्लेस कराया तो थोड़ा सा वर्क डन आपके पास हुआ। वो स्मॉल वर्क डन dw किसके इक्वल होगा? F ds। ये हो गया, ठीक है। डॉट हटाओगे तो F ds cos थीटा। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हो तो सेम ही डायरेक्शन में रहे हैं, चाहे थोड़ा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट चाहे ज्यादा, पर डायरेक्शन तो वही है आपकी। तो एंगल अगेन 0 cos 0 1 एंड कम्स आउट टू बी F ds। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने सिर्फ S को क्या किया है? ds किया है। नाउ F की वैल्यू पुट की आपने ma ds, ये क्या आ गया? dw। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वी कैन राइट एज dv बाय dt। एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाय dt, और साथ में ऑलरेडी क्या चल रहा है? ds चल रहा है आपके पास। ध्यान दीजिए, ds सिमिलर एज इट इज है, m भी वहीं पर है, a की जगह आ गया dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये देखो, ये क्या है? ds अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होता है वेलोसिटी के। तो ये आपको दे दिया m dv और ये आ गया v, इसको लिख सकते हैं m v dv। ds अपॉन में dt v के इक्वल, मेन वाले v को आगे लिख लो, छोटी टर्म पीछे लिखी जाती है। ये आ गया m v dv, किसके इक्वल? dw के। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन dw का इंटीग्रेशन करोगे तो w आ जाएगा, यहां इंटीग्रेशन होगा m v dv का। m का तो कोई रोल नहीं है, बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया v dv। लिमिट देखो, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी? 0, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो इनिशियल लिमिट हो गई 0 और फाइनल हो गई v। v की पावर 1 इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? कराया है पहले भी आपको कि अगर पावर 1 हो तो एक पावर ऐड हो जाती है और अपॉन में टोटल आ जाता है। m तो ऐसे का ऐसे, v की पावर 1 थी तो पावर हो जाएगी 2, अपॉन में आ जाएगा 2, क्लोज ब्रैकेट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करोगे, v की जगह v रखोगे तो आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाय 2, 0 रखोगे तो 0 बाय समथिंग 0, ये आ गया 0, और m की मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया हाफ m v स्क्वायर। वर्क है तो एनर्जी की भी इक्वल। तो अब फॉर्मूला आया हाफ mv स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड, और पहले जो आया था वो आपका सिंपल मेथड था जो आपने क्लास 9 में भी किया था, पर अब जो हमने निकाला क्लास 9 का केस नहीं है, वो आपके पास जो है वो 11th का केस है। एक छोटा सा रिलेशन और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए, आपसे जनरली ये पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताएं कि क्या है। अब आपको
उसमें अगर रिलेशन निकालना है, लिख देते हैं हेडिंग रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पहले मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम स्मॉल p से डिनोट किया जाता है और इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है हमें इसमें फॉर्मूले में। m से डिवाइड कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ्स में आप ऐसे बहुत बार करते हो ये चीजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड में m आ गया, मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में तो 2m है ऊपर, तो इसको ये भी लिख सकते हैं फिर m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m, बाहर क्या है हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब देखिए इसी फॉर्मूले को हाफ डिवाइड में m, दोनों स्क्वायर है तो दोनों को इकट्ठा स्क्वायर लिख देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। लेकिन mv किसके इक्वल है? p के। अब हम उस mv को किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं? p से। तो काइनेटिक एनर्जी किसके, काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट करना यहाँ पर, तो k इक्वल आ गया हाफ p का स्क्वायर अपॉन में m। अगली लाइन में ये 2m को ऊपर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2mk, इधर रह गया p का स्क्वायर और फाइनल रिलेशन आ जाता है p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ये है फाइनल रिलेशन। p फॉर मोमेंटम, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, m फॉर मास। ये एक रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और मोमेंटम निकालना हो, या मोमेंटम गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, देन वी यूज दिस रिलेशन। So in today's work we discussed power, energy, energy type, derivation of kinetic energy by both methods, simple and calculus, and in last we find the relation between kinetic energy and momentum। तो आपने आज के वर्क को जो है वो रिवाइज कर लेना है।